मेरा नाम शालिनी है। मैं अपने माँ बाबूजी की इकलौती संतान हूँ। यूँ तो मेरे कोई सगे मामा नहीं थे, पर मेरे माँ के दूर के रिश्ते के एक भाई थे। मेरी माँ ने ही उन्हें पढ़ाया लिखाया था, या फिर यूँ कह लो उनकी सारी परवरिश ही मेरे माँ बाबूजी ने ही की थी। उसके बाद जब मेरे मामा विवाह योग्य हुए तो उनका विवाह भी मेरे घर में ही हुआ। इस तरह मेरे मामा मामी ने मुझे इतना प्यार दिया कि वे लोग मुझे सगे मामा मामी से जैसे लगने लगे। मेरी मामी बहुत ही सुंदर थी, शायद थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। उनका सर्वश्रेष्ठ गुण यह था कि उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान खिली रहती थी। कोई भी उन्हें डांट लेता, फिर भी वह हमेशा मुस्कुरा कर ही सबको खुश कर लिया करती। उनके विवाह के समय मेरी उम्र बहुत छोटी थी, बस इतनी कि मैं हर समय शैतानियाँ करती, इधर से उधर फुदकती रहती। घर में कोई भी शादी ब्याह का माहौल होता, मामी ढोलक हारमोनियम लेकर बैठ जाती और तरह तरह के बन्ने बन्नियाँ गा गा कर घर में एक शादी का माहौल बना देती। उन्हें होली सावन के गीत सुर लय ताल के साथ याद थे। मेरी शादी का समारोह उनके चेहरे का उल्लास जैसे फूटा ही पड़ रहा था। एक के बाद एक नए नए किस्म के गाने वह गाए जा रही थी। उनके गानों का भंडार जैसे समाप्त होने को ही नहीं आ रहा था। साथ में बैठी मेरी चाची ताई से कहती जाती, अरे एकाध बन्नी आप भी तो गाओ जीजी। सब उनके आगे कहाँ टिकती। आखिरकार मेरी मामी को ही समा बांधना पड़ता। अक्सर मैं देखती, कभी कभी मामी ऐसे माहौल में भी उदास हो जाया करती, फिर मौके की नज़ाकत देखकर अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का गिलाफ चढ़ा लेती। मामा की फ़ौज में नौकरी होने के कारण मामी हम लोगों के साथ हमारे ही घर में रहा करती। मामा मामी के कोई संतान नहीं थी, इस कारण भी वे लोग हम ही को अपनी संतान समझा करते और अपने प्यार में कोई भी कमी नहीं आने देते। इस तरह वे लोग हमारे घर का हिस्सा ही बन गए थे। मेरी विदाई के समय सबसे ज़्यादा मुझसे लिपट कर मेरी मामी ही रोई थी। मेरे विवाह के कुछ समय बाद मेरे बाबूजी के हाथ की लिखी चिट्ठी आई थी। उसमें उन्होंने मामा के न रहने की बात लिखी थी और लिखा था कि मामा मेरे विवाह के समय से ही अस्वस्थ चल रहे थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मामा ने अपनी बीमारी की बात किसी को भी नहीं बताई थी। जब उनका बिस्तर से उठना बैठना मुश्किल हो गया, तब जाकर मेरे माँ बाबूजी को पता चला कि मामा को कैंसर था, पर मामी को मामा की बीमारी के बारे में शायद पता था। अब मामी का उदास चेहरा मेरी आंखों में तैरने लगा था। क्यों वे मेरे विवाह के समय कभी कभी उदास हो जाया करती थी। विवाह के माहौल में भी जब कभी उन्हें फुर्सत के कुछ पल मिलते थे, तब वे एकांत में रोकर अपना मन हल्का कर लिया करती थी। लगता है कि मामा ने ही उन्हें मेरे विवाह होने तक किसी को कुछ भी अपनी बीमारी के बारे में ना बताने के लिए कहा होगा। विवाह के कुछ वर्षों बाद ही मालूम हुआ कि उदय को कंपनी के काम से कुछ समय के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी हम लोगों को अमेरिका जाने का मन बनाना ही पड़ा। हम लोगों के न्यूयॉर्क जाने से कुछ दिनों पहले अचानक मामी को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर मैं हैरान रह गई थी। मामी हफ्ते भर मेरे पास रही थी। इस एक हफ्ते में ही वे मेरे बच्चों के साथ घुल मिल गई थी। मामी ने मेरे यहाँ भी किचन का सारा काम संभाल लिया था। उनके साथ बिताया हुआ एक हफ्ता कहाँ निकल गया मालूम ही नहीं पड़ा। मामी मेरे मामा के साथ बहुत खुश नहीं थी, ऐसा उनकी बातों से मालूम होता था। कई बार मामा का जिक्र आने पर मामी अनमनी सी हो जाया करती थी, पर मेरे दोनों बच्चों अंश एवं हर्ष के बीच रहकर उन्होंने जैसे अपने सारे गमों को भुला दिया था। मामी मेरे यहाँ आने के बाद बच्चों के स्वेटर बुनने का काम भी कर दिया करती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मामी को स्वेटर बुनना तथा नई नई डिजाइनें डाल डाल कर स्वेटर बनाना बहुत अच्छा लगता था। घर के काम करने में उन्हें ज़्यादा ही खुशी मिला करती थी। मामी मेरे यहाँ एक सप्ताह बिताने के बाद माँ बाबूजी के पास चली गई थी। ना जाने क्यों जाते समय अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक सकी थी। वह जाते जाते मेरे हाथ में एक 100 रुपये का तुड़ा मुड़ा नोट पकड़ा गई थी। कहा था, शालू, बच्चों के लिए मेरी तरफ से कोई मिठाई मंगा लेना।
यह कहकर उन्होंने अपना आंसू भरा चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया था। उनके जाने के बाद मैं तथा मेरे पति उदय भी न्यूयॉर्क जाने की तैयारी में व्यस्त हो गए थे और कुछ दिन बाद ही हम लोग सपरिवार न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए थे। धीरे धीरे न्यूयॉर्क में मेरे पति उदय के एक के बाद एक प्रमोशन होते चले गए और कुछ दिनों के बाद ही उदय एक कंपनी में डायरेक्टर बन गए थे। धीरे धीरे परिवार के साथ समय बीतता चला जा रहा था। हम लोगों को न्यूयॉर्क में रहते हुए लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे। इधर उदय के माँ पिताजी भारत में स्वयं को अकेला महसूस करने लगे थे और हम लोगों को भी भारत में ही स्थायी तौर पर रहने के लिए बाध्य कर रहे थे। माँ पिताजी की मानसिक परिस्थितियों को देखते हुए उदय ने भारत आकर यहीं पर रहकर किसी भी अच्छी कंपनी में नौकरी करने का मन बना लिया था। अतः उदय को अपना ट्रांसफ़र यूएसए से भारत में करवाना ही पड़ा। इसके बाद हम लोग पिछले वर्ष सितंबर से देहरादून के पॉश इलाके में आकर रहने लगे थे और वहाँ के ही एक पब्लिक स्कूल में दोनों बच्चों का एडमिशन करवा दिया। थोड़े दिनों तक तो यहाँ देहरादून में अंश और हर्ष का मन नहीं लगा, पर कुछ दिन बाद उन्होंने अपने दादा दादी के साथ मन लगा ही लिया। इस बीच बच्चों के साथ मैं इतना व्यस्त हो गई कि अब मुझे मामी का ध्यान कम ही आया करता। माँ बाबूजी से कभी कभी मामी के हालचाल मिल जाया करते। न्यूयॉर्क में रहकर भी माँ से मामी के हालचाल मालूम कर लिया करती थी। एक दिन बाबूजी का फ़ोन आया था कि मामी की हालत पागलों जैसी हो गई है। इतना सुनकर मेरा मन बेचैन हो उठा था और तुरंत मैंने बाबूजी के पास जाने का मन बना लिया था। कहते हैं इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। मेरे घर पहुंचने से एक दिन पहले ही मामी सनक अवस्था में ही घर छोड़कर कहीं चली गई थी। बाबूजी ने समाचार पत्रों में, टेलीविज़न आदि में भी गुमशुदा की तलाश कॉलम के अंतर्गत आने वाले सभी विज्ञापनों में उनके गुम हो जाने की सूचना दी, पर मामी के बारे में कुछ भी पता न चला। अतः सभी लोग इस हादसे को अपनी अनीति मानकर चुप ही हो गए। मैं भी थक हार कर वापस अपने घर देहरादून आ गई। मामी की याद हर पल मुझे सताती रहती, पर मजबूरी के आगे कहाँ किसी का वश चलता है। मामी कब मेरे मन के कोने में छुपकर बैठ गई मालूम ही नहीं हुआ। रोज की दिनचर्या, काम की भागदौड़ में एक वर्ष जैसे पीछे ही छूट गया। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी तो पति ने परिवार के साथ गोवा जाने का मन बना लिया। गोवा में पर्यटन आनंददायक रहा। सभी पर्यटन स्थल घूम लिए थे, चर्च भी देख लिया। एक दिन हम लोग बीच पर घूम रहे थे, तभी अंश आया और कहने लगा, मम्मी बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। चारों तरफ नज़र दौड़ाई पर कहीं भी खाने की कोई उचित एवं साफ सुथरी जगह नहीं दिखाई दी। चारों तरफ नारियल पानी, शिप के शो पीस आदि की दुकानों के अलावा कुछ भी नहीं था। दूर एक ढाबा दिखाई दिया तो मेरी निगाह उसी ओर उठ गई। वहाँ मैं और मेरे पति बच्चों के साथ पहुँचे। बड़े ही साफ सुथरे तरीके से एक महिला फुर्ती के साथ पर्यटकों के लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। एक 14-15 बरस का लड़का भी था जो उस महिला की मदद कर रहा था। एक तरफ गैस स्टोव पर चाय बन रही थी तो दूसरी ओर वह महिला तवे पर गरम गरम पराठे सेक रही थी। पति और बच्चों से रुका नहीं गया। हम सभी लोग उसी ढाबे में जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद वह लड़का आया और 4 गिलास ठंडे पानी से भरकर रख गया। थोड़ी देर बाद ही वह महिला हम लोगों के लिए गरम गरम पराठे सेकने लगी। जब उस महिला ने अचानक हमारी ओर अपना चेहरा घुमाया तो एक बार तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि जो महिला हम लोगों